गुड मॉर्निंग बच्चों, फटाफट ज्वाइन करो। जय हिंद बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, तो किसी का अगर कुछ डाउट है फंडामेंटल राइट्स तक तो पूछ सकता है। कोई भी डाउट है, एक्स वाई जेड कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट न्यू पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5। खुश रहो बच्चे। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो किसी का डाउट है कुछ? आप नाम नहीं लेते हैं? अच्छा, नहीं मैं नाम लूंगा। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जय हिंद सभी सभी बच्चे, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे, खुश रहो सभी लोग। कैसे हो बताओ? सुबह सुबह पढ़ के मतलब ऐसा तो नहीं कोई सो के पढ़ रहा है? आराम से। गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है? इफ समवन हैज डाउट तो आप कमेंट कर दो। जय हिंद सर। हाँ, कर रहे हो? ठीक है, गुड, ग्रेट। सुबह अच्छा है, माइंड सही नहीं? माइंड सही नहीं है? अच्छा, गुड। 30 मिनट एक्सरसाइज, ग्रेट। मॉर्निंग की क्लास अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो अभी सोते रहते हैं, फिर वो बाद में लेक्चर्स देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ उन बच्चों को लिए जो बाद में लेक्चर्स देख रहे हैं ना, वो लाइव क्लास ज्वाइन करो, तो यहाँ पे आपके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सीएपीएफ तैयारी चल रही है? अच्छी नहीं हो रही है, क्यों भाई? तैयारी करो सभी लोग। जय हिंद बेटा मंगेश। सब लोग तैयारी करो अच्छे से, कोई लापरवाही नहीं चाहिए। बताओ प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बताओ सारे लोग। बताओ प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या जानते हो, सभी लोग कमेंट करो फटाफट। सर आई नो that whatever things something different is happening to him, dirty things are coming in my mind, what should I do? कुछ मत करो, आराम से पढ़ो बस, और कुछ नहीं। जब भी दिमाग एकदम खाली रहेगा तभी फालतू की चीजें आएंगी दिमाग में। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो बताओ प्रेसिडेंट भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में है, बताओ फटाफट। गुड मॉर्निंग बच्चे। लीडर ऑफ रिपब्लिक, ठीक है, ग्रेट। सुनो, इंडियन प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं है। ठीक है, और बताओ। ठीक है, सुनो, अब ध्यान से सुनो। तो भारतीय संविधान के भाग 5 हमने क्या पढ़ा? पार्ट 1 पढ़ा, 2, 3, 4, 5, देखो बिल्कुल क्रम से है, 5th पार्ट में है बिल्कुल। तो 5th पार्ट में है, 5th पार्ट के चैप्टर 1 में सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं है, प्रेसिडेंट है, साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के लिए सिर्फ एक आर्टिकल है। गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, तो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में है, ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति महोदय, महोदया। इधर बीए के एग्जाम भी हैं। इतना ऐसे करूं कैसे करूं? ऐसे नहीं, कैसे करूं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल। तो आपको रिपब्लिक समझाया था, रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक डाउट है तो इस बात का तो क्या बोलते हैं बताओ? उसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव या विधायिका बोलते हैं। वाइस क्लियर नहीं है एक बार? हाँ, दो बच्चे बोल रहे हैं वाइस का, आई थिंक देर इज सम इशू, वाइस इज नॉट क्लियर। ओके, आई एम चेकिंग, जस्ट वेट। वाइस इज नॉट।
कहां से क्लियर? क्या हो गया? इज इट ओके? ठीक है, अभी आ रही है आवाज? जस्ट डू कमेंट। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, नाउ इट्स फाइन। फिर से होने लगा। आर देयर सम इश्यूज? क्या हो गया? ठीक है, एक बार रिफ्रेश करो, जिसको वॉइस का इश्यू आ रहा है ना, वो रिफ्रेश करके वापस से ज्वाइन करो। नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, फाइन फाइन। ठीक है, जिसको इश्यू आ रहा है, अभी वॉइस सही आ रही है अमन? ठीक है, फाइन फाइन, ग्रेट। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट वर्किंग। अच्छा, माइक का वायर आई थिंक कुछ इशू हो रहा है, तो नाउ इट्स वर्किंग आई थिंक। अच्छा, माइक को ठंड लग गई। हाँ, सुनो, तो प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। अच्छा बताओ, एग्जीक्यूटिव हेड अगर मैं बोलूं, मैं आपको क्या बता रहा था? लेजिस्लेटिव। सर पीछे का कुछ, पीछे का कैसे सुनाई देगा? नाउ इट्स ओके, अभी वर्क कर रहा है। एक्चुअली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। इज इट वर्किंग नाउ? एक बार वापस से कमेंट करो सभी लोग। इज इट वर्किंग? अभी वॉइस आ रही है? ठीक है, इट्स ओके, ऑल डन। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था। जिसको ये टेंशन हो रहा है ना, मैंने क्या पढ़ा दिया, वॉइस नहीं आई, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब सुनो, मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये क्या है भाई? ये एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। अब आपको एक भी आर्टिकल याद नहीं करना है। जो आर्टिकल याद हो जाएगा दैट इज फाइन, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आर्टिकल 51A तक चीजें याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना। तो जैसे आर्टिकल 52 में क्या कहेगा? मैंने बोला आर्टिकल याद नहीं करना, मैं सिर्फ बता रहा हूं, बताने के लिए बता रहा हूं। तो 52 में क्या कह रहे हैं कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके जस्ट बाद जो 53 है ना आर्टिकल, उसी में बोला गया है कि कौन प्रेसिडेंट जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे। क्या होंगे बताओ? एग्जीक्यूटिव हेड होंगे। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब ये समझो, जो किसी चीज को एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट करे मतलब लागू करे, सिंपल बोला जाए तो काम करे। अगर कोई काम कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उसको कार्यपालिका बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि आप विधायिका काम नहीं करती? वो जो कार्य करती है वो कानून बनाने के लिए करती है। जो विधायिका होती है वो कानून बनाने के लिए कार्य करती है। बस समझ में आया? ये बच्चा बोल रहा है सर अमेरिका में प्रेसिडेंट क्यों नहीं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होता? अरे प्राइम मिनिस्टर, सर हिंदी के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दीजिएगा बस। सारे शॉर्ट नोट्स देखो, फंडामेंटल राइट्स तक के जितने भी हिंदी और इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स हैं वो आज अपलोड हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप यहाँ पे कॉल करना। ठीक है, इवनिंग तक थोड़ा वेट कर लेना। नोट्स आ गए हैं? देखो सुनो पहले, तो क्या बोला गया है आर्टिकल 52 में? सिंपल बोला गया है कि जो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ठीक है, कार्यपालिका का जो हेड होगा, प्रमुख होगा, वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वो जितने भी कार्य हैं, वो जितने भी कार्य हैं जो एग्जीक्यूटिव है, वो अपने द्वारा या फिर अपने अधीनस्थों द्वारा करवाएंगे। मतलब सारे के सारे कार्य किसके नाम पे होंगे बताओ? प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। ठीक है, हिंदी शॉर्ट नोट्स हाँ प्रोवाइड कर दूंगा ना, तो वही यू वरिंग सो मच। देखो क्या लिखा है 53 में, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। ठीक है, निहित होगी, और वह इस संविधान के अनुसार, इसे संविधान के अनुसार क्या करेंगे? स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा क्या करेंगे? ठीक है, लागू करेंगे, चलाएंगे। ये तो कहानी हो गई, लेकिन अब सुनो। अब मैं आपको ना डायरेक्टली अब आराम से लिख के पढ़ा देता हूँ, फिर पीपीटी एकदम स्लाइड्स दिखा दूंगा बाद में। अब सुनो, अगर राष्ट्रपति, किसी को राष्ट्रपति बनना है मान लो, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको यह पता चला कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब इमेजिन करना, हर चीज इमेजिन करना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है, चुनाव कैसे पड़ रहा है, फिर वहां पे, ठीक है, सारी चीजें दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बताओ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है क्या होनी चाहिए?
जब मैं POI लिखूंगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका मतलब है। सुनो, तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सिर्फ 4 क्वालिफिकेशन दी है, ठीक है। बताओ पहला क्या है? सबसे पहला तो यही है कि सिटीजन ऑफ, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए बताओ? अच्छा चलो एकदम सिंपली बोलो, पीएम भी जो काम करेंगे वो राष्ट्रपति, छोड़ो अब पीएम जो काम करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। जो जनरली जो काम होता है, जो राष्ट्रपति कोई भी जो काम करते हैं वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर से नहीं करते, मतलब अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते। वो कोई भी कार्य करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर हेल्ड होता है, समझ में आया? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ भी काम करते हैं प्रेसिडेंट वो उनकी सलाह से करते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इनको किसने चुना है? इनको यहाँ जो अभी बता रहा हूं कौन कौन चुनता है, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो इनको इनडायरेक्टली चुना जाता है जनता द्वारा। जनता डायरेक्टली इनको चुनती नहीं है। डायरेक्टली किसको चुन के भेजती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, सॉरी, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनती है। तो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? लोकसभा के। बताऊंगा सारी चीजें, लाभ के पद पर ना हो। हाँ ठीक है, तो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, दूसरा क्या हो बताओ फटाफट? सिटीजन ऑफ इंडिया हो, दूसरा क्या है? कंप्लीट कर चुका हो क्या? 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और बताओ? 35 ईयर्स एज कंप्लीट कर चुका हो। और क्या होना चाहिए? शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम क्या? मेंबर ऑफ लोकसभा। देखो मैं वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन नहीं बताऊंगा, यही बता दे रहा हूं। तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसका है? प्रेसिडेंट का। और अगर यही वाइस प्रेसिडेंट होंगे तो यहां राज्यसभा हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो आप उसके लिए क्वालिफाइड हो, आप वो हो नहीं। जब हो जाओगे तो आराम से जाके कंट्री को सर्व करोगे। बात समझ में आई? तो क्वालिफाइड होना और होना दोनों डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था एडवाइजरी कमेटी का, हाईकोर्ट के जजेस का। तो और तीसरा क्या? ही शुड नॉट होल्ड, क्या है? ही शुड नॉट होल्ड क्या? बताओ? ठीक है, हाँ, लोकसभा का सदस्य बनने के योग। तो ये 4 क्वालिफिकेशन है, बस इस बात का ध्यान रखना। अब इसमें एक्सेप्शन है, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है? अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारत का राष्ट्रपति है, मतलब भारत के राष्ट्रपति, आपको पहले भी बताया था ना जब सिटीजनशिप पढ़ा रहा था। बताओ सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आपको जब सिटीजनशिप पढ़ा रहा था उस टाइम पे बताया था ना, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ जन्म से नागरिकता होना आवश्यक है। मतलब जन्म से नागरिक होगा तो कोई तभी भारत का नागरिक बनेगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? फटाफट बताओ, मैंने जो अभी स्टेटमेंट बोला वो गलत है कि सही है? यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है ये वापस आ जाए किसी एग्जाम में। बताओ, जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो जन्म से नागरिक होना आवश्यक है ना? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, हाँ बिल्कुल पूछा गया है, पूछा क्या जा सकता है। ठीक है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, राइट है। मैंने क्या बोला कि सिटीजन ऑफ इंडिया, देखो दो ही जगह से क्वेश्चन आएगा। अब ये इसमें 35 ईयर्स ऑफ एज में तो कुछ है नहीं इतना, तो पहले से आएगा सिटीजन ऑफ इंडिया और ये फिर ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है भारतीय संविधान में डिफाइंड है? दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है? सभी बच्चे बोल रहे हैं हाँ हाँ सिटीजन सिटीजन। और सुनो,
एक बच्चा बोल रहा है ओनली सिटीजन होना चाहिए, बच्चा सही बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सिर्फ सिटीजन होना चाहिए, बाई बर्थ, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने कंडीशन रखी है ना बाई बर्थ वाली कंडीशन कहाँ है? यूएसए में। यूएसए में आप राष्ट्र मतलब कोई पर्सन राष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ सकता है जब वो बाई बर्थ अमेरिकन हो, बाई बर्थ अमेरिकन नागरिक हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि आप सिटीजन बाई बर्थ होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाई बर्थ हो, बाई नेचुरलाइजेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी हो, किसी भी तरीके से हो, ठीक है, आप डिसेंट से हो, तो ये समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था जो स्टेटमेंट गलत था यूपीएससी में, समझ में आया? नहीं, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं। अब सुनो, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था वो बताओ उसका आंसर क्या होगा? कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भारतीय संविधान में मतलब भारतीय संविधान में डिफाइंड किया गया है, परिभाषित किया गया है। सही है गलत है? बताओ फटाफट। बताओ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भारतीय संविधान में डिफाइन, अच्छा बच्चे बोल रहे हैं नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, बिल्कुल। तो देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात ये देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। किसी शब्द को किसी शब्द को संविधान में लिखने का मतलब ये नहीं होता कि अगर वो शब्द संविधान में लिखा गया है तो उसको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान से सुनना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, ये जरूर बताया गया है कि कुछ पोस्ट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ये नहीं बताया गया कौन से पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ध्यान से सुनो, ये नहीं बताया गया है कि कौन से पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, जबकि कुछ ऐसे पद हैं जो ये डिफाइंड है कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे मिनिस्टर्स के पद हो गए, प्रेसिडेंट का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, गवर्नर का पद हो गया, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना। आगे देखो, अब क्वालिफाइड हो गया कोई पर्सन, क्वालिफिकेशन हो गई। अब बताओ आप क्या करेंगे? अगर कोई क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड है, तो फिर क्या करते हो? आप बताओ आप क्या करते हो? अगर आपको कुछ बनना है आगे चलकर, मान लो आपको सेकंड लेफ्टिनेंट बनना है, आपको सीडीएस का एग्जाम देना है, एफकेट का एग्जाम देना है, सीएपीएफ का एग्जाम देना है, तो अब आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप क्वालिफाई हो, मान लो चलो आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, फिर क्या करोगे? आप फॉर्म भरोगे। तो ऐसे ही प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म कहां फिल कर सकते हैं ये बताओ? ये फॉर्म कहां फिल कर सकते हैं? ये फॉर्म फिल कर सकते हैं कहां? ये फॉर्म, ये देखो, होता है, ये मान लो लोकसभा है और ये आपकी राज्यसभा है, तो यहां पे सेक्रेटरीट जनरल होता है, सेक्रेटरीट जनरल ऑफ लोकसभा, और ये सेक्रेटरीट जनरल ऑफ राज्यसभा। मतलब ऐसा दोनों ही हाउस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिस्टर्स काम करते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं, तो वहां पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। समझ में आया? ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो आईएएस वगैरह होते हैं, वो सेलेक्ट होके, प्रमोट होके डेपुटेशन पे वहां जाते हैं जन सेवा केंद्र पर। ठीक है, हाँ, आप जन सेवा केंद्र पर जाते हो। तो वो जो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन कर रहे हैं, वो कहीं भी किसी भी सेक्रेटरीट जनरल पे जाके वहां पे क्या कर सकते हैं? अपना नॉमिनेशन फॉर्म दे सकते हैं। समझ में आया? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसको क्या कर दे सकते हैं? अपना, ठीक है, उसको अपना नॉमिनेशन फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी इलेक्शन करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ही करवाता है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये खुद ही अपना करवाएंगे, मतलब अपना एग्जाम एग्जाम बोल रहा हूं मैं, तो इस बात का ध्यान देना। जब ये जाएंगे ना, अब वो कहीं भी दे सकते हैं, दोनों जगह नहीं देंगे, एक ही जगह देंगे। मान लो इस बार अगर लोकसभा में दे दिया तो अगली बार राज्यसभा में, राज्यसभा में दे दिया तो, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वो कहीं भी दे सकता है, हर बार वो लोकसभा में ही दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राज्यसभा में ही नॉमिनेशन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो अब सुनो, ये गए यहाँ पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म
यहाँ पे सबमिट करने, तो इनके पास क्या होने चाहिए, टोटल 100 लोग होने चाहिए। एक तो होने चाहिए 50 नॉमिनेटर्स होने चाहिए, और 50 क्या होने चाहिए, प्रपोजर होने चाहिए। सक्सेसर प्रपोजर भी बोलते हैं, नॉमिनेटर्स प्रपोजर भी बोलते हैं। तो प्रपोजर कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। मतलब यहां भी गए तब भी। अब तो ये प्रपोजर्स या फिर जो नॉमिनेटर्स होते हैं ये कौन होने चाहिए, ये इलेक्टर्स होने चाहिए। इलेक्टर्स कौन होते हैं, मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सके। अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है वो बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या ये जो 50 आदमी है जो नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, जो नॉमिनेट कर रहे हैं वो प्रपोज भी कर सकते हैं, सपोज भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ध्यान से सुनना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि ये दोनों एक ही हो सकते हैं। क्या 85 आदमी लेके जाए दोनों ही काम वही कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। सर आप एक बार डांटिए मुझे। हाँ, बदमाशियां मत करो पहले यहाँ पे, डांटूंगा तो नहीं, ठीक है। अब सुनो, अब बताओ आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब होगा आपका इलेक्शन, ठीक है। अब आप सपोज आप जो है वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हो, मुझे मत बताना कि मैं लड़ जाऊं, पूछो क्यों, क्योंकि मैं अभी एलिजिबल नहीं हूं, मेरी 35 साल उम्र हुई नहीं है। अच्छा, टाइम चेंज कर दूं, ठीक है, थोड़े दिन बियर करो, ठीक है, मैं चेंज करूंगा टाइम। बच्चे हैं हमारे, सबकी इच्छाओं का ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि टाइम चेंज कर दो, मैं क्लास नहीं ले पाता हूं, कोई बात नहीं। सुनो, अब यहां देखो, क्लास के लिए आप बाद में डिस्कस कर लेना हमसे। देखो, तो ये हो गया सबसे पहले क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। एलिजिबिलिटी के बाद उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया, नॉमिनेशन के बाद अब इलेक्शन होगा। लेकिन वो प्रपोजर्स और आप प्रपोजर्स और नॉमिनेटर समझो कौन है। टाइम के लिए मत लड़ो, मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, अभी बताऊंगा मैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो। तुम लोग ना शोर मचाने लगते, इतने बदमाश हो गए हो। अब सुनो, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 35 ईयर एज होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा यहां से कॉन्सेप्ट जो लिखा है 35 ईयर एज में, क्या ही समझाऊंगा मैं तुम्हें कि 34 साल का होना चाहिए, 34 साल से उसकी एज में 1 घंटे भी कम नहीं बचने चाहिए, ये तो मैं बताऊंगा नहीं। अब ये तो समझ लो खुद ही आप, ठीक है। नहीं, बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, वो बोलेंगे हाँ, अगर 1 घंटे उनकी आयु में पूरा होने, उनका जन्म 4 बजे हुआ था और 1 ही घंटे बचे हैं, नॉमिनेशन की डेट खत्म हो जाए, फिर क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा। मतलब बच्चे खतरनाक होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पूछो ही मत। बताओ, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, फटाफट। अच्छा, यूनिक में 5.5 6 बच्चे, अरे रुक जाओ, पहले यहां देखो, यहां पूरा फोकस करो, फिर उसके बाद बताओ राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन वोट दे सकता है, फिर देखेंगे कैसे कैसे उनके वोट काउंट होते हैं, फिर कैसे वोट होता है, बिल्कुल हाउस में जाके देखेंगे, आराम से इमेजिन करना, ठीक है। तो सुनो, कौन कर सकता है, कौन वोट दे सकता है। तो सबसे पहले इलेक्टेड होने चाहिए, जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इलेक्टेड। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, बताओ, जब मैं आरएस लिखूंगा तो इसका मतलब होता है पता नहीं क्या, राज्यसभा। फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब सुनो, लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा लिखोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि जो पहले नॉमिनेट किए जाते थे 2% एंग्लो इंडियन से, अब नॉमिनेट नहीं किए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आ गया स्टेटमेंट ऐसा आ गया कि ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो गलत मार के मत आ जाना, पूछो क्यों, पहले नॉमिनेट होते थे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, पूछो क्यों। अभी अभी तो एंग्लो इंडियन वहां से हटाया है कि उनको नॉमिनेट नहीं करते हैं, तो अब तो ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा हो गए ना।
तो लिखा होता है इलेक्टेड मेंबर, बट इसको ध्यान देना, ये तो ऑल हो गए। अब इस बात का पूरा ध्यान रखना। तो लोकसभा में अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही हैं, तो वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ऐसा दे दे स्टेटमेंट आएगा, अब आपको लगेगा ये गलत है, ऑल मेंबर्स तो होता ही नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स होता है। तो दिमाग लगाना, ऑल मेंबर्स हो गया है कहां पे, लोकसभा में। राज्यसभा में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। वो छोड़ो, अभी सुनो इसका। यहां भी ऑल मेंबर्स आ सकता है, पूछो क्यों। लेजिस्लेटिव असेंबली से भी जो नॉमिनेशन होते थे वो खत्म कर दिए गए। ठीक है, अब सुनो, मैंने यहां सिर्फ स्टेट्स लिखा है, अब इसमें प्लस करके है, क्या प्लस करके है, थोड़ा ऊपर ले। अब बताओ, मैं दो तीन चीजें लिख रहा हूं, बताओ इसमें से क्या आएगा, जहां पे आप गलती करते हो वही लिख रहा हूं मैं। अब बताना कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सुनो, ध्यान से सुनो। अब बताओ कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, ये दोनों ही आते हैं। ये सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में, ये सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में बताओ सम्मिलित होते हैं, ये सही है गलत है। मैंने यहां जितने भी लोगों को लिखा है, ये सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं, ये बात सही है कि गलत है, फटाफट कमेंट करो तुरंत। हम्म, ये सारे लोग हैं देखो। बोलो। रॉन्ग है, स्टेट्स के होते हैं ना कि यूनियन टेरिटरीज के। यस सर, यस सर, यस सर। नहीं, बताओ कौन कौन सा सही है। ये ए बी सी, मतलब इन दोनों में से बताना है ये दोनों सही है क्या। ये तो आपको कंफर्म पता होता है, इसमें आप गलती नहीं करोगे। क्या, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो नॉमिनेशन होते थे वो खत्म कर दिए गए हैं, तो ऑल मेंबर्स आ सकता है, तो इलेक्टेड मेंबर या ऑल मेंबर दोनों चलेगा। ठीक है, अब यहां बताओ, गलती करके मत आना एग्जाम में। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है, ये दोनों ही सही है, बोलो। ऑप्शन, ये ए है ये बी है, बताओ कौन सा सही है। बी वाला सही है। अच्छा, बी वाला सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग। फर्स्ट, सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग। अच्छा, सेकंड राइट है, फर्स्ट रॉन्ग। अरे ठीक है, बी बी बी, बाबू वाला बी। अच्छा बाबू, ठीक है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना।
सुनो, ये तो आपको कंफर्म है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, पहला पॉइंट। सुनो, उसमें आगे भी ऐड है, आगे क्या ऐड है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। समझ में आया, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। जम्मू कश्मीर नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना। अभी जम्मू कश्मीर असेंबली के लोग, ठीक है, भले चुनाव हो गया है, वहां के जो लोग हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। राज्यसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, ये राज्यसभा के किसी मेंबर का इलेक्शन होगा। अभी राज्यसभा, अब देखो अभी तो हुआ नहीं है, बट राज्यसभा के जब लोग चुने जाएंगे तो ये लोग चुनेंगे उनको, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। लेकिन अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि वहां पे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे पौंडीचेरी में या फिर दिल्ली में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पे क्या ये लोग जाते हैं, चुनते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट ये नहीं जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी दिया गया है, तो सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी याद रखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं आएगा, ये मैं कट कर रहा हूं, इसको यहां से रब करके हटा नहीं रहा हूं, कट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। और सुनो, ये आपसे अभी तक जितनी भी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चार ऑप्शन दे देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो उसमें दिया है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। टोटल 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जे-एंड-के में इलेक्शन हो चुका है, पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया है कि पार्टिसिपेट करेंगे। वो तो मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो गए, आप अपना दिमाग लगाओगे कि जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शन हो गया है, वहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अपना दिमाग वहां मत लगाना, ठीक है। जब तक कोई संशोधन नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही है, ठीक है। चलो ये पॉइंट हो गया। अब सुनो, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एक तो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब दो तरीके से, मतलब दो चीजें होनी चाहिए, एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इक्वल प्रोपोर्शनल सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल का वोट का मतलब मैं अभी समझा रहा हूं। सबसे पहले ये देखो, इक्वल प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है। इक्वल प्रोपोर्शनल सिस्टम मतलब कि जितने भी राज्य हैं सबको मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन मिले, ठीक है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो इक्वल प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि जहां पे जो पॉपुलेशन है, मान लो अगर कोई आप समझा, यही समझाता हूं मैं। सबसे इक्वल प्रोपोर्शनल देख लेते हैं। बताओ भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है, भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है। अब सुनो मेरी बात, मान लो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर है, या फिर अरुणाचल प्रदेश ले लो। मैं हाइपोथेटिकली नंबर ले रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, आपको समझा रहा हूं डेमोक्रेसी क्या होती है। अब डेमोक्रेसी भी समझो और राष्ट्रपति का इलेक्शन भी समझो, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझो लेकिन। अब यहां पे मान लो टोटल 100 लोग हैं, और यहां पे मान लो सिर्फ 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10 लोग, ठीक है। अब सुनो, यहां पे जो एमएलएज हैं, यूपी में जो एमएलए हैं, एमएलए की बात कर रहा हूं, एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सर, जेड के, दिल्ली और पुडुचेरी, इन तीनों जगह पर राष्ट्रपति शासन चलता है ना। राष्ट्रपति शासन भारत के किसी भी कोने में कोने पे चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर मान लो यहाँ पे 100 लोग हैं और यहाँ पे
कितने लेजिस्लेटिव असेंबली, कितने एमएलए हैं? एमएलए का मतलब होता है, बताओ, लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहां पे मान लो कितने एमएलए हैं, ऐसा नंबर लो जिससे डिवाइड हो जाए, 2। ठीक है, तो यहां के जो एमएलए का वोट होगा, जो एमएलए का वोट होगा वो कितना होगा बताओ? एक एमएलए का वोट होगा 100/10, मतलब एक एमएलए का वोट आ जाएगा कितना? 10। और यहां पे कितना होगा एक एमएलए का वोट? 10% है, 2 एमएलए हैं, तो कितना आ जाएगा वोट इनका? 5। इनका वोट कितना आ जाएगा? वोट वैल्यू 10। तो जो एमएलए का वैल्यू, अब सुनो, क्या यूपी के सभी एमएलए का वैल्यू, मतलब पर एमएलए का वैल्यू कितना? 10 ही आएगा? हाँ 10 ही आएगा। क्या अरुणाचल प्रदेश के सभी एमएलए का वैल्यू 5 ही रहेगा? हाँ 5 ही रहेगा, मतलब इसका 5 वैल्यू कितना रहेगा? 5 और 5। समझ में आया? इतना ही रहेगा। अगर मैं इस नंबर में कोई किसी और नंबर से डिवाइड कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए देखो, अब फॉर्मूला देखो, सारे मेंबर्स के वोट की वैल्यू इक्वल होती है। सारे मेंबर्स के वोट की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, यही तो समझाना है आपको। देखो, जो एमएलए के वोट की वैल्यू होती है, ठीक है, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ अ स्टेट, सभी राज्य की जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन अलग अलग है, वो कितनी होगी बताओ? एक तो होगा टोटल पॉपुलेशन, ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एमएलएज, और मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा आता है। क्या आता है? बहुत ज्यादा आता है। जब नंबर बहुत ज्यादा आता है तो उसको, सॉरी, 1000, 100 नहीं, 1000। तो 1000 से जैसे ही डिवाइड करोगे नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होती है बताओ? टोटल वोट वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन यहां से बनेंगे, यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनना। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। सुनो, अब ऐसा बोला जाएगा कि जितने भी एमएलए होते हैं, मतलब भारत के एमएलए, मतलब जो एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उन सभी के वोट वैल्यू क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है, गलत है? वोट वैल्यू बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, सही है कि गलत है? बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, बोलो। वोट इक्वल होते हैं, सारे बच्चे बोल रहे हैं इक्वल होते हैं, कुछ बोल रहे हैं गलत भी है। रॉन्ग है, रॉन्ग है, ज्यादातर बच्चे सही बोल रहे हैं। ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि गलत है। बताओ, समझ में आया? गलत तो है ये तो अरे ये क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, ये समझ में आया गलत क्यों है? बताओ। ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं गलत है, लेकिन ये गलत क्यों है? अब आपको भी समझ में आ गया होगा, हाँ गलत तो है, लेकिन गलत क्यों है बताओ? रीजन क्या है गलत का? मैंने बोला कि सभी एमएलए के वोट वैल्यू समान होते हैं, तो भाई गलत है। पूछो कैसे? मैंने क्या बोला?
टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मान लो कोई स्टेट है जैसे यूपी की टोटल पॉपुलेशन और यूपी में जितने एमएलए हैं, जैसे 403 एमएलए हैं, तो टोटल पॉपुलेशन को अगर 403 एमएलए से डिवाइड करोगे तो यूपी के एमएलए की वैल्यू आएगी। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट देता हूं कि किसी राज्य में सभी एमएलए के वोट वैल्यू बराबर होंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो सही है। किसी राज्य के एमएलए के वोट वैल्यू बराबर है तो सही है। लेकिन भारत में सारे एमएलए के, अगर ऐसा मैं बोल दूं कि सारे एमएलए के, सभी एमएलए के जो वोट वैल्यू है वो समान है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों भाई? अरुणाचल प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन अलग होगी और नंबर ऑफ एमएलए अलग होंगे। महाराष्ट्र में टोटल पॉपुलेशन अलग होगी, नंबर ऑफ एमएलए महाराष्ट्र के अलग होंगे, तो वोट वैल्यू अलग अलग आएंगे। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है? ये बात समझ में आई? इसमें बहुत सारी चीजें समझानी है, जिसके समझ में आई हो वापस से पूछ लो, बिकॉज हर स्टेट में पॉपुलेशन डिफरेंट होगी और नंबर ऑफ एमएलए भी डिफरेंट होगा। ये बात समझ में आ गई? तो एमएलए की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। एक चीज और देख लो, फिर इसमें और भी कुछ पॉइंट समझाने हैं। अच्छा, टोटल वोट वैल्यू एमपीज की, सभी एमपीज की टोटल वोट वैल्यू क्या होती है? एकदम सिंपल होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं। क्या? टोटल यहां ऑल द एमएलएज बोल रहा हूं मैं, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज, मतलब इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का, बिहार का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, मतलब जितने भी भारत के स्टेट हैं सभी एमएलए के वोट वैल्यू निकाल लो, सबको ऐड कर लो और यहां पे रख लो, सबसे ऊपर रखोगे जब, ठीक है, तो फिर डिवाइड किससे कर दोगे? टोटल एमपीज से। टोटल एमपीज मतलब सभी पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिवाइड करोगे, कर दोगे, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू आ जाएगी। वापस से समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, रुको। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ आप मुझे, सबसे पहला पॉइंट ये बताओ कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया? ये डिसाइड 2011 के सेंसस से, सेंसस बता रहा हूं कौन से सेंसस के आधार पर डिसाइड होता है वो भूल जाओ, अभी 2011, 2001, 1991, 1971 से भूल जाओ, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। पहला वाला पॉइंट समझ में आया कि सभी, मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसको वापस से सुनो। अगर मैं बोलूं कि सभी एमएलए के वोट वैल्यू बराबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग होगी और नंबर ऑफ एमएलए अलग अलग होंगे, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं किसी राज्य में वहां के सभी एमएलए की वोट वैल्यू इक्वल होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी राज्य का बोल रहा है, तो उसी राज्य का अभी दिखाया था ना, इसीलिए थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, मतलब हर एमपी की वोट वैल्यू सेम होगी। देखो कितना अच्छा है मेरा बच्चा, ये बोल रहा है कि सभी अब देखो यहां पे पहले सुनो, मैंने बोला कि भाई एक एमएलए की वोट वैल्यू इतनी आई यूपी में, अरुणाचल प्रदेश में एक एमएलए की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। बताओ अलग अलग है कि नहीं? ऐसे ही नागालैंड में कुछ और होगा, सिक्किम में कुछ और होगा, पश्चिम बंगाल में कुछ और होगा, महाराष्ट्र में कुछ और होगा, गुजरात में कुछ और होगा, ऐसे ही सब एमएलए की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन उसी राज्य के एमएलए की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी? अरुणाचल प्रदेश में सभी एमएलए की वोटिंग वैल्यू जो रहेगी वो 5 ही रहेगी, यूपी में 10 ही रहेगी, ठीक है? यूपी में वोट वैल्यू 203 के आसपास है, ठीक है, 203, 208। तो यहां से कंफ्यूज मत होना, ये मैंने सिर्फ हाइपोथेटिकल नंबर लिया है। गुरुजी सभी राज्य का एमएलए के वोट वैल्यू अलग अलग है, पर सभी राज्य के, क्या बोला था बच्चे ने, सभी राज्य के एमपी की वैल्यू सेम है। रुक जाओ, हाँ अभी उसी पे आ रहा हूं। पहला पॉइंट समझ गए? पहला पॉइंट अगर समझ गए तो आगे बढ़ू, बताओ। तो यहां समझ में आया कि उसी राज्य के, मतलब किसी राज्य के एमएलए की वैल्यू, एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगी? समान होगी, होगी। किसी राज्य के सभी, मतलब सभी एमएलए की वोट की वैल्यू समान होगी, नहीं होगी, सभी की नहीं होगी, उसी राज्य की होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमपीज, मतलब सभी एमपीज की जो टोटल वोट वैल्यू होती है, वो जितने भी एमएलए की वोट वैल्यू है उनको ऊपर रख लो, ठीक है, न्यूमरेटर में, फिर डिवाइड कर दो टोटल एमपीज से, तो वो आ जाएगी वोट वैल्यू।
समझ में आया? अब बताओ सभी एमपीज, एमपीज कौन होता है बताओ, एमपीज कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, टोटल कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बताओ फटाफट। यहां पे एक चीज गलत लिखा है मैंने, बताओगे नहीं मुझे? ठीक है, यहाँ टोटल इलेक्टेड, यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर्स एमएलएज होना चाहिए, तो एमएलएज तो वैसे भी इलेक्टेड होते हैं लेकिन एमपीज अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे ये रब होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे टोटल इलेक्टेड एमपीज होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, टोटल इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, इलेक्टेड होने चाहिए, इलेक्टेड, क्योंकि वोट कौन देगा, वोट वैल्यू किसकी निकलेगी, इलेक्टेड मेंबर्स की निकलेगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो जब दूसरा पॉइंट बता रहा था तब मुझे याद आया, देखो तो राज्यसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं राज्यसभा में बताओ, टोटल 233। मैक्सिमम सीट कितनी है राज्यसभा में, 250 है। मैक्सिमम सीट कितनी है, मैक्सिमम सीट राज्यसभा में कितनी बताओ, 250 है। बट जो इलेक्टेड सीट है, जो इलेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसमें 12 जो प्रेजेंट है, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, 250 से ज्यादा नहीं हो सकती, जो प्रेजेंट सीट है वो कितनी है बताओ, टोटल प्रेजेंट सीट कितनी है राज्यसभा में बताओ, 245 है। कितनी है, 245। और उसमें से टोटल इलेक्टेड सीट कितनी है बताओ, ये इलेक्टेड है, टोटल इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा में कितने हैं बताओ, 233। उसी तरीके से लोकसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं बताओ, बताओ 533। ठीक है, 545 है, बट ठीक है 533। ठीक है, एक बार सीट्स देख लेना तुम। ठीक है, 245, 233 प्रेजेंटेड इलेक्टेड। ठीक है, लोकसभा में बताओ कितनी सीट्स है टोटल, गलत लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 543। तो समझ में आया? तो अब जो दो नॉमिनेटेड होते थे, नॉमिनेटेड तो हो नहीं रहे, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 543 ही हो गए। अब इन दोनों को ऐड करो, टोटल कितने हो गए, 336, 34, 752, 7 776 हो गए। कितने हो गए, 776। इस बात का ध्यान रखना। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हो गए बच्चे, इलेक्टेड टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हो गए, 776। और टोटल एमएलए के जब वोट्स है 776 को डिवाइड करोगे तो एक सर्टेन नंबर आएगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, टोटल वोट वैल्यू, अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट देता हूं कि सभी एमपीज के, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट वैल्यू होता है वो समान होता है, तो बताओ ये कथन सत्य है या गलत है, बताओ फटाफट। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, अधिकतम 543। ठीक है, चुनाव से बनती 1952 और 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया जाता था, अब नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब बताओ मैंने जो स्टेटमेंट बोला है कि सभी, मतलब टोटल वोट वैल्यू जो ऑल एमपीज होती है, मतलब हर एमपीज के वोट वैल्यू जो है वो समान होगा, ये कथन सही है गलत है, 545। हाँ, ठीक है, लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी हैं, 545 है, बट अभी दो एंग्लो, जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था वो नहीं होता है, 543 बची। ठीक है, बच्चा बोल रहा है गलत है, गलत नहीं है, कहां से गलत है, एमपीज क्या राज्य का अलग अलग काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरे भारत के जितने भी एमपीज हैं सब साथ में काउंट हो रहे हैं ना। एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो टोटल एमएलएस की वैल्यू, वोट वैल्यू कितनी आ गई, 100, और टोटल एमपीज कितने हैं, 10। टोटल एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोटल कितने हैं, 10। बताओ सभी एमपीज की वोट वैल्यू 10-10 आएगी कि नहीं, 10-10 आएगी या किसी की 11 हो जाएगी, किसी की 12 हो जाएगी, सबकी सेम आएगी ना टोटल एमपीज। मैंने यहां पे बताया भी ना, टोटल राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 233, लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 543, इन सबको ऐड कर दो
और फिर यहां पे अगर डिवाइड करोगे तो सेम आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। तो सही है। अब सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसमें और भी बातें समझने वाली हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यहां पे मान लो 1000 है, आप तो मतलब थोड़े से स्मार्ट बच्चे हो, आराम से समझ भी जाओगे, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, 1000 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। सिंपल सी बात है, कितना आएगा? 100। और 100 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 10 आएगा। तो कहने का मतलब अगर न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा, न्यूमरेटर मतलब टोटल पॉपुलेशन, अगर किसी स्टेट की कुल जनसंख्या ज्यादा है तो बताओ वहां के एमएलएस की वोट वैल्यू ज्यादा होगी कि कम? बताओ। तो अगर टोटल पॉपुलेशन ज्यादा है, ऊपर टोटल पॉपुलेशन लिखा था ना, मान लो टोटल पॉपुलेशन 1000 है और एमपीज सॉरी एमएलएस अगर उतने ही है, तो बताओ वहां के जो एमएलएस होंगे उनकी वोट वैल्यू ज्यादा होगी। एकदम सिंपल सी बात है। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा तो वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है। और अगर न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर टोटल पॉपुलेशन किसी स्टेट की ज्यादा है तो वहां की वोट वैल्यू भी ज्यादा होगी। टोटल पॉपुलेशन किसी स्टेट की कम है तो वहां की, बताओ, एमएलएस की वोटिंग वैल्यू भी कम होगी। इस बात का ध्यान रखना, अगर वहां पे सीट्स ज्यादा है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो फिर वो देख लेना, मतलब सीट ज्यादा होगी तो वोट वैल्यू कम हो जाएगी। ये थोड़ा समझने की जरूरत है, ये समझ लेना। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, आप मुझे ये बताओ, यहां पे आओ, यहां से टोटल एमएलएस की वोट वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, टोटल एमएलएस की वोट वैल्यू जितनी होती है, मतलब चलो यहां आते हैं ना, ये समझाया था आपको, ये पॉइंट समझ में आया था या नहीं? ये समझ में आया होगा तो आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैंने क्या बोला, वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमपीज। एमपीज में मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी हो सकता है, वो राज्यसभा से, लोकसभा से, क्या कहीं से भी हो सकता, मतलब चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ध्यान से समझना, अब कुछ मैं समझाने जा रहा हूं, ये स्टेटमेंट भी आ सकता है। बताओ, वोट वैल्यू ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या था? टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द ऑल एमएलएज, मतलब सभी एमएलए का वोट वैल्यू, और डिवाइडेड बाई क्या था बताओ? टोटल इलेक्टेड एमपीज। यही था, इसके अलावा यही बताया था, और इसके अलावा कुछ नहीं बताया था। अब यहां समझने वाली क्या बात है, अब सुनो। मान लो यहां पे टोटल जो एमपीज हैं, गलत, देखो यहां पे टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, तो यहां पे 1 एमएलए है, इस बात का ध्यान रखना। एक एमएलए की वैल्यू, वोट वैल्यू इतनी आएगी, और यहां पे टोटल वोट वैल्यू ऑफ, यहां पे ऑल द एमपीज बोल रहा हूं मैं, ऑल द एमपीज नहीं, ठीक है, 1 एमपी आएगा। ध्यान से सुनो, यहां 1 एमपी की वोट वैल्यू निकाल रहे हैं, ऑल द एमपीज की नहीं, ठीक है। आप जब डिवाइड करते हैं तो आपको, ठीक है, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी सभी राज्यों को एमपी का वोट वैल्यू सेम होगा, सभी राज्यों के, राज्य के ही बोलोगे, सभी राज्यों के वोट वैल्यू तो छोड़ो, पूरे देश के एमपीज का, मतलब पूरे देश में जितने एमपीज हैं सबका वोट वैल्यू क्या होगा? समान होगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चे, कि यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल लिखना ही नहीं चाहिए मुझे, रुको, यहाँ पे यहां पे सारा कुछ सही है, ये टोटल वोट वैल्यू नहीं आएगा, वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी आएगा, इसको मैं अलग से ही बता दे रहा हूं। यहां पे मैंने गलती कर दी और आपने बताया भी नहीं। ध्यान से देखो, एक एमएलए की वैल्यू निकाल रहे हैं, जब यहां पे आपको बताना हुआ तब मुझे याद आया। तो वोट वैल्यू ऑफ
ठीक है, 1 MP, 1 MP है, ऑल द MP नहीं है, क्योंकि ऑल MP का कैसे आएगा? अब यहां पे यही मैं आपको बता रहा हूं कि जितने एमपीज हैं, मतलब सभी एमपीज और सभी एमएलए का वोट वैल्यू जो होगा बिल्कुल सेम होगा, सभी एमपीज और सभी एमएलए का वोट वैल्यू क्या होगा? समान होगा। तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज, टोटल इलेक्टेड एमपीज, यहां दोनों जगह आप ये ध्यान रखना कि ये एक एमएलए के वोट वैल्यू है और ये एक एमपी की वोट वैल्यू, टोटल वोट वैल्यू ऑफ, मतलब जो वोट वैल्यू आएगी वो 1 MLA की कितनी होगी? ये एमएलए नहीं आएगा, एमएलए आएगा, ठीक है, तो ये एमएलए रहेगा, 1 MLA। और यहां पे ये क्या है? ठीक, और यहां पे ये टोटल नहीं रहेगा, रुको बताता हूं भाई, देखो बताओ, जैसे कैलकुलेशन में देखो कभी कभी, ठीक है, तो वोट वैल्यू ऑफ 1 MP, ये गलती कर दी मैंने और किसी ने बताया नहीं, ठीक है, अब सुनो, तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कितना आएगा? मतलब उस स्टेट, मतलब एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होगी वो, और एक एमपी की कितनी वैल्यू होगी वो, ये ध्यान रखना। मैं आपको जो बताने जा रहा था वहां से मुझे चीजें याद आई, देखो अब सुनो, वोट वैल्यू ऑफ 1 MP कितना आएगा? बताओ, वोट वैल्यू ऑफ 1 MP, टोटल वोट वैल्यू ऑल द एमएलएज और टोटल इलेक्टेड एमपीज से अगर डिवाइड करोगे तो एक एमएलए की वैल्यू आएगी। जब मैंने आपको फॉर्मूले से बताया था तो वही तो समझाया था, ध्यान से सुनो, यहां पे देखो फॉर्मूले से जब समझाया था मैंने आपको, यहां पे क्या बता रहा हूं कि एक एमएलए की, देखो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, एक एमएलए की जो वोट वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, यहां पे एक एमएलए की जो वोट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5 आएगी, यही बोल रहा हूं, ठीक है, तो वहां लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, किसी को कोई कंफ्यूजन है सर ऑल एमएलए का वोट अलग अलग होगा, तो हम एमपी एक साथ क्यों ले रहे हैं, बता रहा हूं, इस पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में तो बताओ फटाफट। वापस से जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था उस पर ध्यान देना। अब वोट वैल्यू ऑफ 1 MP कितना होगा, तो ये समझाया। अब यहां नंबर ले लेते हैं, मान लो सभी एमएलए का वोट वैल्यू निकाला मैंने पूरी कंट्री का, वो कितना आया? 100 आया, और टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं मैं, 10 है, तो बताओ एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी आ गई? 1 MP की वोट वैल्यू कितनी आ गई बताओ, कितनी आ जाएगी? 10 आएगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, और अगर एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी, तो यहां बताओ टोटल एमपी कितने हैं? क्या बताया था मैंने? 10 एमपी हैं, और एक एमपी की टोटल वोट वैल्यू कितनी आई है? 10, तो सभी एमपी की कुल वोट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100, और सभी एमएलए की टोटल कुल वोट वैल्यू कितनी है? 100। ये बात तो समझ में आया ही होगा। तो सभी, अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दे दूं कि सभी एमएलए की वोट वैल्यू और सभी एमपीज की वोट वैल्यू समान होती है, तो बिल्कुल सही है। समझ में आया? सभी एमपीज की वोट वैल्यू और सभी एमएलए की वोट वैल्यू समान होती है तो सही है। यहां पे तो ऑल पॉसिबल ही नहीं है, पूछो क्यों? यहां पे जब टोटल एमपीज की वैल्यू यहां से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर एक की ही तो निकलेगी। आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दो, यहां जो लिखा था उस पर ध्यान मत दो। यहां पे अगर मान लो टोटल पॉपुलेशन है और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एमएलए से, तो वो एक ही एमएलए की वैल्यू आएगी, ना कि सभी एमएलए की वैल्यू आएगी। समझ में आया? डिवाइडेड बाई 1000। और यहाँ पे टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलए जब है और आप सभी एमपी से डिवाइड करोगे तो एक एमपी की वोट वैल्यू आएगी, टोटल की नहीं आएगी। तो ये पॉइंट ध्यान में आया होगा। अब सुनो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देखो। तो मतलब किसी राज्य के सभी एमएलए की वोट वैल्यू समान होती है, तो कथन सही है, ठीक है। अब मैं सिर्फ सही वाला बता रहा हूं। सभी एमपीज, मतलब भारत में उपस्थित जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सभी संसद है, सभी की वोट वैल्यू समान होगी, तो बिल्कुल सही है, सभी की वोट वैल्यू समान होगी। अब एक और कथन दे सकता हूं कि कुल एमपी का वोट और कुल एमएलए का वोट समान होता है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है।
यहां से मैंने आपको ये बताया है, देखो वोट यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है, ये वोट वैल्यू ऑफ 1 MP है, कैसे आएगा, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। अब यहां मैंने एग्जांपल दिया, तो ये क्या है, एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, बताओ 10 आ रही है, कितनी आ रही है 10, एक एमपी की, और टोटल एमपी है कितने 10, तो वैसे भी आप बताओ, अरे एकदम सिंपल है, देखो टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, अब यहाँ पे सिर्फ एक है और यहाँ पे टोटल, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, आपको तो पता ही है कि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 100, तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये तो समझाने के लिए क्या था, तो टोटल, ये ध्यान रखना, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज इक्वल टू टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमपीज, ये होता है, ये आप सिंपली याद रखना, मतलब सभी एमएलए का वोट वैल्यू और सभी एमपी का वोट वैल्यू हमेशा समान होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अभी तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, कह रहे कि क्योंकि सर एमएलए तो सारे स्टेट से आते हैं लेकिन पार्लियामेंट तो सिर्फ एक है, वो है दिल्ली में, ठीक है, वो एक डिफरेंट पॉइंट है, बट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अलग अलग राज्यों से चुनकर आते हैं, तो वो एक अलग पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछो, यहां पे अगर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। अब मैं टोटल नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड कर रहा हूँ, टोटल मेंबर ऑफ एमएलए का वोट वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो एक पर्सन का वोट वैल्यू आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन का वोट वैल्यू आएगा। यहाँ पे कुछ भी पूछना है आपको, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जो सीट से डिसाइड की गई है, चाहे वो एमपीज की सीट है चाहे वो एमएलए की सीट है, ठीक है, टोटल सीट्स एमएलए की कितनी होगी किसी स्टेट में, टोटल सीट्स एमपीज की कितनी होंगी किसी स्टेट में, तो वो कैसे कौन सी पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइडेड है, तो वो 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइडेड है, ठीक है। जो मतलब टोटल सीट्स एलोकेशन कौन सी पॉपुलेशन के हिसाब से है, 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से है, लेकिन जो लेटेस्ट है, मतलब लेटेस्ट पॉपुलेशन 2001 के हिसाब से क्या एडजस्टमेंट किया गया है, इंटरनल एडजस्टमेंट, एससी एसटी की सीट, मतलब सर टोटल एमएलए का वोट वैल्यू जितना भी होता है वो सिर्फ एक एमपी का वोट वैल्यू आता है, नहीं एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे आएगी, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज बराबर होगा टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमपीज, जो एमपीज की वोट वैल्यू होती है वो हमेशा एमएलएज के वोट वैल्यू से तो अधिक होगी। सर एमएलए का वोट तो हर स्टेट में अलग अलग होता है, हाँ एमएलए का स्टेट तो हर स्टेट में अलग अलग होगा ना, ये तो मैंने आपको बताया ही, अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो। मैं आपको बोल रहा हूं कि सिंपल सा कुछ नहीं करना, अगर आपको एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वापस से समझा रहा हूं, मान लो ये यूपी है, ठीक है, मान लो ये यूपी है और आपको अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया था, यहां पे टोटल पॉपुलेशन मान लो 100 है और अरुणाचल प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन मान लो 20 है, ये क्या है टोटल पॉपुलेशन, ध्यान से सुनो, ऊपर जो लिखा है मैंने वो टोटल पॉपुलेशन है, यहां भी, ठीक है, और यहां पे टोटल एमएलए कितने हैं बताओ, टोटल एमएलए है मान लो 10, तो एक एमएलए की वोटिंग वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो वोट वैल्यू ऑफ वन एमएलए कितनी आएगी बताओ, एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आएगी, हम्म
तो 10 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अब यूपी के जितने भी एमएलए हो, चाहे जितने एमएलए हो, सबकी वोट वैल्यू कितनी रहेगी? 10। तो किसी राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू सेम होती है, क्या होती है? सिमिलर होती है, सेम होती है। अगर मैं यहां पे अरुणाचल प्रदेश का यही निकाल लूं सेम, टोटल पॉपुलेशन कितनी है मान लो 20 है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 20 है, और यहां मान लो एमएलए की संख्या कितनी है 5 है, कितनी है 5 है। तो बताओ यहाँ के एमएलए की टोटल, एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आई? यहाँ के एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आई? 4 आई। तो बताओ यूपी से, यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू और अरुणाचल प्रदेश के वो एक एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग है कि नहीं है? तो इस बात का ध्यान रखना, वोट वैल्यू राज्य राज्य अलग अलग हो सकता है, ये ठीक है। ये एक पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सभी जितने भारत में जितने भी एमएलए हैं, सभी राज्यों के एमएलए का वोट वैल्यू मिला लो, उसको फिर क्या करो, टोटल नंबर ऑफ एमपीज के, यहां पे देखो, मतलब सभी एमएलए का वोट वैल्यू ले लो और फिर टोटल एमपीज कितने हैं, मैंने आपको बताया टोटल एमपीज कितने हैं 776। तो टोटल ऐड करो 233 प्लस 543 ऐड करो, तो इनसे डिवाइड करोगे तो आपको एक एमपी की वैल्यू आएगी। किसकी आएगी? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब देखो, फिर मैंने आपको क्या समझाया, वोट वैल्यू ऑफ 1 MP क्या होता है, यही तो बताया था, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो एक एमपी है, एक एमपी की वैल्यू क्या होगी, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द एमपीज। जब डिवाइड करोगे तो एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो अगर आप देखोगे जनरली तो क्या होगा, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमपीज। जिसको जिसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा वो सिर्फ इतना समझो कि सभी राज्य के जो एमएलएस होते हैं उनकी वोट वैल्यू, मतलब सभी राज्य के जो एमएलएस, मतलब किसी राज्य के एमएलए की वैल्यू समान होगी, लेकिन सभी राज्य के एमएलए की वैल्यू, वोट की वैल्यू समान नहीं होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, जितने भी एमपीज होते हैं, मतलब भारत में जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबके वोट की वैल्यू बिल्कुल समान होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सभी एमएलएस की वोट वैल्यू और सभी एमपीज की वोट वैल्यू, कुल वैल्यू, टोटल बोल रहा हूं, वो दोनों समान होती है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वापस से एक बार देख लेना, अगर और कोई पॉइंट है जो छूट रहा है तो बताओ, ठीक है। मतलब सर हर स्टेट्स में एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन जो एमएलए चुने जा चुके हैं उनको मिलाकर उनका वोट वैल्यू, टोटल वोट वैल्यू एमपी, ठीक है। समझ में आया? ये कोई और डाउट है? तो इस तरीके से इलेक्शन होता है, मतलब कि ये वोट वैल्यू होती है। अभी इलेक्शन तो बताया ही नहीं, ये वोट वैल्यू होती है। अब इलेक्शन कैसा होता है? अब इलेक्शन होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। कैसे होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। मान लो एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाली सिचुएशन देखो, पहली बात तो ये कि मान लो अगर 100 वोट पड़ रहे हैं तो जिस पर्सन को 50%, कितनी सीट है बताओ, यहां पे सीट कितनी है, प्रेसिडेंट का एक ही सीट है, ठीक है। तो जिस पर्सन का 50% प्लस 1 सीट आती है, 51% नहीं, 50% प्लस 1, 50% से एक भी ज्यादा सीट आ गई तो वो क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट बन जाता है। और ये कंपलसरी है। अगर इतना वोट नहीं आया, ध्यान से देखो, मैं एकदम सिंपली यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। टू विन द इलेक्शन ऑफ, क्या बताओ, प्रेसिडेंट, वन शुड, मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट, ठीक है, टू विन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वन शुड गेट कितना, 50% प्लस 1 सीट्स। अब ये 50%, 51% नहीं है, 51% प्लस 1 सीट्स। इस बात का ध्यान रखना। तो कितनी सीट मिलनी चाहिए? लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मान लो अब यहां पे 4 लोग हैं, ए
बी, सी और डी। अगर इसको एकदम टफ कंडीशन ले लेते हैं, एकदम टफ सिचुएशन, ठीक है, तो अगर इसको 20 सीट्स और 20% वोट मिल गया, इनको 20 मिल गया, इनको 35 मिल गया और इनको, तो ये कितना हो गया, 15% मिल गया। किसी को क्या 50% प्लस 1 सीट मिली? किसी को मिली? नहीं मिली। तो फिर, तो इसका मतलब कौन जीता? आप कहोगे जनरली तो हम देखते हैं जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि सी विजयी हो जाता है, सी जीत जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। सी उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब जिसने पहले ही पार कर लिया, मतलब जो सबसे आगे निकल गया वो जीत गया। यहां पे सबसे आगे निकलने वाला नहीं जीतेगा, यहां पे कम से कम आधे से अधिक वोट, आधा क्या होता है 50%, तो आधे से एक भी ज्यादा हुआ तो आधे से अधिक हो गया, तो आधे से अधिक वोट जिसको मिलेगा वही राष्ट्रपति का इलेक्शन विन करेगा। तो फिर इनका काउंटिंग कैसा होता है? काउंटिंग देखो इलेक्शन में, अब एकदम टफ वाली सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंसेंट्रेशन से देखोगे तभी समझ में आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना। ये मान लो ए है, ठीक है, ये ए है, बी, सी और डी, ये चार लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। सर डी को 25 करो, अच्छा डी को 25 करो तभी वो 100 होगा, हाँ 20-20 था ना, ठीक है, डी को 25 कर दिया, ठीक है, तब भी सी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, गुड। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हो, कैलकुलेशन में खूब सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, सर मैथ में बहुत कमजोर है, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो वही सेम सिचुएशन ले लेते हैं, चलो अब इसमें ये मान लो कि अब इलेक्शन हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, और इस तरीके से चार लोग हैं, इनको उतने ही वोट देता हूं मैं जितने अभी मिले थे। तो ए को मिले थे कितने, 20 वोट, परसेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, वोट लिख रहा हूं, परसेंट लिखूंगा तो फिर 51% हो जाएगा। बी को मिले थे कितने बताओ, 20, सी को 35, और डी को कितने मिले थे बताओ, 25। समझ में आया, यही कंडीशन थी। अब सुनो, ठीक है, इसको करते हैं 30 करते हैं, इसको 15 करते हैं, ठीक है। 20 वाले में, एक्चुअली 20 वाले में दोनों ही एलिमिनेट हो जाते तो वो आसान हो जाता, तो फिर उसको इसलिए नहीं लिया है, 20 वाले में दोनों लोग एक साथ एलिमिनेट हो जाते, ठीक है। अब सही है, टोटल 100 वोट थे, ए को 20, बी को 30 और सी को 35 और डी को मिले 15, ठीक है, टोटल 100 हो गए। मैं ये मान रहा हूं कि सबको वैलिड वोट मिले हैं, किसी का वोट क्या हुआ है, खराब नहीं हुआ है। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझना है। सबसे पहले तो जो वोट कास्ट करने जाता है उसको क्या मिलता है, एक पर्चा मिलता है। क्या ये ईवीएम पे इलेक्शन होता है? नहीं होता है, दो तीन चीजें ध्यान दे लो। तो क्या बैलेट पेपर होता है, एक पेपर होता है, ठीक है, और इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, मतलब जितने मेंबर्स रहेंगे उतने ऑप्शन होते हैं, क्या, ए, बी, सी, डी। बच्चे पूछेंगे नोटा नहीं होता, तो नोटा नहीं होता है, समझ में आया, राष्ट्रपति के इलेक्शन में नोटा नहीं होता है, ये चार इलेक्शन, चार ये दिए होते हैं, ठीक है। चुनाव में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही पेन देता है, बैलेट पेपर भी देता है, अपनी पेन से आप मार्क नहीं कर सकते, अब मार्क करना होता है। अब मान लो रैंकिंग करनी है, तो अगर मैंने ए के सामने 3 लिख दिया, बी के सामने 2, सी के सामने 1 लिख दिया और डी के सामने 4, ठीक है, कोई वोट देगा इसी तरीके से देगा, दूसरा कोई तरीका है नहीं वोट देने का।
ठीक है, सुनो। तो बताओ इस मतलब ये पर्सन कोई है, मान लो ये एक्स है, तो एक्स ने अगर ऐसे वोट दिया तो इसका वोट किस में काउंट होगा? पहली बार जब काउंटिंग होगी, पहली बार जब मतगणना की काउंटिंग होगी, जो चुनाव हुआ है उसकी जब काउंटिंग होगी, तो इसका वोट किस में काउंट होगा? जिसको इसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, किसको? 1। तो इसका वोट कैसे काउंट होगा? किसमें? मतलब इसने वोट किसको दिया है? पहली बार जब काउंटिंग होगी तो पता कैसे चलेगा इसने किसको वोट दिया है? सी को। तो इसकी काउंटिंग मतलब इसका जो बैलेट पेपर है ये किसमें काउंट होगा? सी में। ठीक है, सी में काउंट होगा। ठीक है, अब सुनो, अब दूसरा पॉइंट छोड़ो, अब यहां आओ। अब देखो जब काउंटिंग हो गई, काउंटिंग में पता चला उनको 20, इनको 30, इनको 35, इनको 15% वोट मिले हैं, तो इनको बोले तुम सबसे कम वोट पाए हो, तुम पहले सबसे पहले चले हो जाओ, इसको हटा देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। जीत तय नहीं हुई लेकिन हार तय हो गई कि डी तो हार चुका है। यहां समझ में आया? सबसे कम वोट किसके हैं? डी के। अब इसको 15 लोगों ने वोट दिए हैं, मतलब इसको अगर 15 लोगों ने वोट दिए हैं तो 15 लोगों ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा होगा, मतलब 15 लोगों ने डी डी के सामने क्या रखा लिखा होगा? 1111। ऐसे कितने लोगों ने लिखा होगा? 15 लोगों ने। लेकिन अगर डी को इन्होंने 1 लिखा होगा तो ए को, बी को और सी को भी लिखा होगा, ए और बी, ए बी सी को भी लिखा होगा। तो अब ये देखा जाएगा इसने सेकंड प्रेफरेंस किसको मिली है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, समझो। तो सेकंड प्रेफरेंस किसको मिली है? ठीक है, मान लो एकदम सिंपल सा लेते हैं एक सिचुएशन। देखो ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे ही था। 15 लोगों ने डी के सामने 1 लिखा है, तभी इसका पहले काउंटिंग में डी को 15 वोट मिले हैं। 15 लोगों ने 1 लिखा है डी के सामने, लेकिन अब डी हार चुका है। तो जब डी हार चुका है तो इसका मतलब इसके अब इसका बैलेट पेपर निकाला जाएगा, क्योंकि इनका तो काउंटिंग हो चुका है। अब काउंटिंग होगा इसके पेपर का। अब इसके बैलेट पेपर के सामने अब डी को तो एलिमिनेट कर दो, यहां से डी को एलिमिनेट कर दो। अब जब डी को एलिमिनेट करोगे तो कहीं पे 2 लिखा होगा, कहीं पे 3, कहीं पे 4, ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, और ऐसा सभी बैलेट पेपर में नहीं होगा। अरे कई लोगों ने तो, बहुत सारे लोगों ने ए के सामने 3 लिखा होगा। टोटल 15 लोग हैं ना, तो अलग अलग चॉइस रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। किसी ने मार्क नहीं किया बता रहा हूं, वो सब पहले यहां देखो, ध्यान दो, नहीं तो छूट जाएगा। किसी ने यहां 4 लिखा होगा, कहीं किसी ने यहां 2 लिखा होगा। तो जिसने यहां 2 लिखा होगा, अब इसका वोट वैल्यू वहां काउंट होगा। फिर से ध्यान दो, अब डी के जो जितने वोट पड़े हैं, डी के सारे बैलेट निकाले जाएंगे, सारे बैलेट निकाल के अब इसके जितने भी बैलेट पेपर रहेंगे उस पर देखा जाएगा 2 किसके नाम के सामने इंगित है, तो इसका वोट चला जाएगा किसको? जिसके नाम के सामने 2 इंगित है। क्या है? 2। तो मान लो अब इसको टोटल 15 वोट थे, तो अब ये मान के चलो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये मान के चलो कि इसमें से ए के नाम के सामने 3 लोगों ने 2 लिखा था, बी के नाम के सामने 4 लोगों ने 2 लिखा था, तो 3 और 4 7 हो गया। और यहां पे डी तो चला ही गया। सी के सामने 8 लोगों ने क्या लिखा था? बताओ, डी के सामने 8 लोगों ने क्या लिखा था? 2 लिखा था। तो अब सी में 8 वोट किस में काउंट होंगे? सी में। और बी के सामने कितने बताओ? 4, तो बी में 4 आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ए के सामने 3 है तो यहां 3 ऐड हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके हो गए 23 वोट, इसके हो गए 34 और इसके हो गए कितने? 43। मतलब अभी भी कोई जीत नहीं रहा है। अब किसको एलिमिनेट करेंगे? इसमें सबसे कम कौन है बताओ? ए सबसे कम है, तो ए को मिले हैं कितने? 23 वोट, तो ए फिर से हार गया, मतलब ए फिर बाहर हो गया। अब ए के वोट देखे जाएंगे, ए के वोट में से अब ये देखा जाएगा तीसरे स्थान पर कौन है, क्योंकि दूसरा तो देख लिया, अब तीसरे स्थान पे मान लो इसमें से सिर्फ 3 लोगों ने, इसमें से सिर्फ 3 लोगों ने सी को तीसरे स्थान पे रखा है, और बाकी के 20 लोगों ने बी को तीसरे स्थान पे रखा है। ठीक है, बी को तीसरे स्थान पे रखा है। तो अब बताओ बी को कितने वोट मिलेंगे? यहां बी को मिल जाएंगे 20, और सी को कितने मिलेंगे बताओ? 3। तो सी को टोटल वोट कितने मिले?
46 और बी को कितने मिले बताओ? 34 प्लस 20 कितने हो गए? 54। बताओ बी जीत गया कि नहीं? पहले आपको लग रहा होगा सी जीतेगा, ठीक है, तो बताओ यहां बी जीत गया। अब ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इसको वापस से करके देखना। अब आते हैं उस वाले पॉइंट पे, मार्क नहीं किया तो क्या हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो कौन जीत गया? बी। और ये भाई साहब हार गए। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, इतने डिटेल्स में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप ये समझ लो कि ये होता है क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, आगे चलते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, सुनो, कोई बोल रहा है बैलेट पेपर पे, हाँ अब जितने क्वेश्चन पूछने हैं आपको पूछ लो। मैंने बताया ये मान लो बैलेट पेपर है, किसी ने अपनी पेन से मार्क कर दिया, कुछ भी कर दिया, इधर उधर कर दिया, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो काउंट ही नहीं होगा। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? ये जो वैलिड वोट है तो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, मान लो ये ए बी सी, ये पूछा नहीं जाएगा, पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसको बताना भी नहीं चाहिए मुझे। मान लो यहां पे किसी ने 1 लिख दिया, यहां पे 2 लिख दिया, और कुछ लिखा ही नहीं, इसको 4 कर दिया, इसको लिखा ही नहीं। अब सुनो, अब ये वोट किसको किसको काउंट होगा? ये पहली बार जो वोट काउंटिंग होगा तब तो वैलिड रहेगा, दूसरी बार भी काउंट होगा तब भी वैलिड रहेगा, लेकिन जैसे ही अब सी और डी की बारी आएगी ना, ये काउंट ही नहीं होगा। जैसे ही क्रम हटेगा, अब ऐसा नहीं कि यहाँ 4 लिखा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ये समझ लेगा, जो वहां पे काउंटिंग करेंगे वो ये समझ लेंगे कि ये तो 3 ही हो गया। कोई नहीं, जब तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है तब तक वो काउंटिंग होता है, तब तक वो वैलिड होता है। क्रोनोलॉजिकल से हटा, ऑर्डर से हटा तो खत्म। किसी ने और कुछ कांड कर दिया, पेपर ही फाड़ दिया, कुछ कर दिया, तो वो इनवैलिड हो जाता है। वो एकदम सिंपल है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, समझ में आया? ठीक है, जब देखो, जब मैं आपको कुछ समझा रहा होता हूं ना, और मैं किसी फ्लो में होता हूं, कुछ लिख रहा हूं, तो आप बताओ कि यहाँ पे ये नहीं ये आएगा, तो यहाँ पे ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि जब मैंने यहाँ पे टोटल वोट वैल्यू लिख दिया था, तो ये 1 एमएलए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ भी टोटल एमएलए लिखो और वहां भी टोटल एमएलए लिखो, तो 1 एमएलए की वैल्यू उतनी आएगी, यहाँ भी 1 एमएलए की वैल्यू। तो लेकिन क्या पॉइंट बताया आज, एकदम सिंपल सा। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मान लीजिए जिनका वोट इनवैलिड हुआ है और दोनों को 50% वोट बराबर हो गए हो, तो क्या होगा? होता ही नहीं है, पूछो क्यों? वोट वैल्यू किस में जाता है? लाख में जाता है। ठीक है, आप देख लेना, वहां पे जाके सर्च करोगे ना, जब एक एमएलए का वोट वैल्यू, तो एक तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड 50%, दोनों के 50-50% बराबर नहीं होते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, डू नॉट मेक इन न्यू क्वेश्चन सर, पूरे इंडिया को मिला के एमपी बराबर होगा। हाँ, एमपी और मैंने क्या बताया, एमपी और एमएलए के टोटल वोट वैल्यू कितने होते हैं? बराबर होते हैं। वैसे लगभग बराबर होते हैं, पूरे बराबर नहीं होते, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सभी एमएलए के, मतलब एमएलए का टोटल वोट वैल्यू और एमपी का टोटल वोट वैल्यू बराबर होता है, समझ में आया? आप सर्च करोगे तो लगभग 5,49,000 के आसपास टोटल एमएलए का वैल्यू है, और उतना ही सारे एमपी का मिला के। ठीक है सर, सी के चक्कर में डी को वो भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इसमें किसी ने ज्यादा समझदारी दिखाई तो वो वोट नहीं मिलेगा, और वो नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैंने आपको डेप्थ में बता ही दिया। ठीक है, इससे ज्यादा और नहीं। ठीक है, ये वाला पॉइंट देख लेना, इस वाले पॉइंट में मुझे खुद ही लग रहा था मैंने क्या लिख दिया और तुमने कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे हर एमएलए की वोट वैल्यू मैंने क्या समझाया, सिंपल सा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या समझाया? कि सभी राज्यों के, अगर एमएलए के वोट की वैल्यू बताऊं तो भारत के सभी राज्यों के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होगी कि नहीं? अलग अलग होगी, समान नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी राज्य के सभी एमएलए की वोट की वैल्यू समान होगी, तो पक्का होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया, कि जो अगर मान लो किसी एमपी के, एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? सभी एमएलए की वोट की वैल्यू डिवाइडेड बाई सभी एमपीज की संख्या कर दोगे, तो एक एमपी की वोट वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से आप ये देख सकते हो कि कुल एमएलए की वोट वैल्यू और कुल एमपीज की वोट की वैल्यू एकदम समान होती है। ठीक है, अरे समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कुछ डाउट है तो पूछो।
कुछ डाउट है तो पूछ लो, बस इतना ही है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और कुछ है ही नहीं, और जो मेन पॉइंट है वो इलेक्शन ही है। इम्पीचमेंट एकदम सिंपल प्रोसेस है। इम्पीचमेंट में नॉर्मल वोटिंग होता है। सर आप बोल रहे हो कि बैलेट पेपर के अलावा दूसरा कोई वोटिंग का तरीका नहीं होता, तो ईवीएम में भी वोटिंग होती है? ईवीएम में वोटिंग नहीं होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, इस बात का ध्यान रखना। ईवीएम में वोटिंग नहीं होती है, ना ही वहां पे नोटा का ऑप्शन होता है, ठीक है। ईवीएम में वोटिंग जो होती है वो नॉर्मल चुनाव में होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होती। पूछो। और सुनो, सबसे बड़ी बात कि जितने भी राज्य के एमएलए वोट देते हैं उनके बैलेट पेपर भी नहीं मिलाए जाते, उनको अलग अलग रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? सभी राज्य के, भारत के जितने भी राज्य हैं जहां पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उनके बैलेट पेपर अलग अलग रखे जाते हैं। बैलेट पेपर मिक्स हो गया फिर सॉरी, हाँ, तो बैलेट पेपर मिक्स हो गया फिर क्या होगा, पता है ना आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। सर नोटा क्या होता है? नोटा ये होता है कि मान लो आप, अगर आपको सारे ऑप्शन ये होता है ना, आपको देखो राइट टू वोट है तो यू हैव राइट टू रिजेक्ट समवन। तो नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, मतलब जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उसमें से आपको कोई पसंद नहीं है, तो आप एक अलग से ऑप्शन बता सकते हो कि मुझे कोई पसंद नहीं है। समझ में आया? नोटा नन ऑफ द एबव मतलब ऊपर जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से मैं किसी से सहमत नहीं हूं। ये बस समझ में आई, बस इतना ही था, ठीक है। कल इंपीचमेंट देखेंगे, और इंपीचमेंट के अलावा ऐसा कुछ बचेगा नहीं। एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, लेजिस्लेटिव जो पावर होती है, अध्यादेश वगैरह कैसे जारी करते हैं, तो वो देख लेंगे। किसी का अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अरे डाउट है किसी का? हाँ, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। वापस से जो मैंने बताया है वो सारी चीजें एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर क्लासेस बहुत होती हैं तो फिर क्लासेस बार बार नहीं देख सकते, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन लगा के यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बोलो। सीट, हाँ, सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चे, सुनो। जो एमएलएज या एमपीज की जो सीट डिसाइड की गई है, जैसे 543 सीट कहाँ पे है बताओ, लोकसभा में, ऐसे ही राज्यसभा में सीटें हैं, ऐसे ही अलग अलग स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पे जो सीट्स डिसाइड की गई हैं वो 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से की गई है। अब उस पे उसको फ्रोजन कर दिया गया, इसलिए उसको फ्रोजन कर दिया गया। मान लो जहां पे पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है तो फिर वहां के लोगों के लिए सीट ज्यादा हो जाएगी, तो उसको फ्रोजन कर दिया गया। लेकिन जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है, डीलिमिटेशन कमीशन होता है, तो वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट करता है। मतलब मान लो अगर यूपी में एमएलए की टोटल सीट 403 है तो 403 ही रहेगी। लेकिन मान लो कहीं पे एसटी पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो गई, यूपी की जनसंख्या, कुल जनसंख्या में अगर एसटी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो एसटी की सीट ज्यादा कर देंगे, क्योंकि जो एसटी एससी की सीट होती है वो उसी प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। तो एससी की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो उनकी ज्यादा कर देंगे, कम हो गई तो कम कर देंगे, ये पॉइंट हो गया। मान लो यूपी के अंदर कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है, अब वहां पे पॉपुलेशन कम हो गई तो वहां से सीट कम कर देंगे। मान लो कहीं एक पर्टिकुलर एरिया था, वहां पे टोटल 10 सीट थी एमएलए की, तो अब उस 10 सीट को हटा के 9 कर देंगे, 8 कर देंगे उस पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर पूरे पूरे स्टेट की पॉपुलेशन। इंटरनल एडजस्टमेंट किया गया है 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में ही हुआ था उसी के द्वारा। सर अगर सभी ने नोटा भरा तो राष्ट्रपति कौन होगा? मैं बोल रहा हूँ राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का ऑप्शन नहीं होता तो सबने नोटा कैसे भरा? तो ये डाउट निकाल देना अपने मन से, सभी ने नोटा भरा तो, ठीक है। वो पॉपुलेशन, राष्ट्रपति की आयु पूरा होने में भी 1 घंटे ही बचे हैं तो क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। बस करें, चलो चलते हैं। सब नोटा नहीं भरते, ठीक है। चलो ठीक है, बाय। अभी शशि थरूर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कैपिटल को ट्रांसफर किया जाए तो इसमें क्या एग्जीक्यूटिव क्या प्रॉब्लम आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस करनी पड़ सकती है? कुछ नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कोई मतलब स्पेशल संशोधन होगा नहीं, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव करेगी, अपना प्रशासन के हिसाब से देखा जाएगा कैपिटल को कैसे चेंज करते हैं वो।
अगर सर भरा तो, अरे नोटा होता ही नहीं तो भरेगा कहां से, पहला पॉइंट तो ये कि नोटा होता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल इलेक्शन में होता है, नॉर्मल इलेक्शन में फिर उसके अलग से रिपरकशंस होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय, टेक केयर। और जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, एक बार वोट वैल्यू देख लेना, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे फॉर्मूले देगा तो आप कर लोगे, वोट इलेक्शन स्टेटमेंट बनाएगा और फिर क्वेश्चन देगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय।